कैसे नए शब्द लेकर आए। माइनिंग भी सस्टेनेबल बना दी उन्होंने कहा कि हम सस्टेनेबल माइनिंग का प्लान करके इस पूरी अरावली को 100 मीटर ऊंची जो अरावली है उसको अरावली कहेंगे। अरावली जो है एक सोने का अंडा देती है, तो सोने के अंडे को मुर्गी का पेट चीरकर निकाल लें। भारत में अब पानी की प्रलय आ रही है और इस प्रलय का जन्म देने वाला एकमात्र भ्रष्टाचार है कि इंदौर जैसी घटना से बचने के लिए तो हमें पानी हमारा प्राण है, तो पानी पर पैसा बचाने का काम नहीं करना चाहिए। पेयजल की जो लाइन है और जो गंदे जल की लाइन है वो गंदी नदी और नाले में होके नहीं जानी चाहिए। भारत का राजा, भारत की प्रजा, भारत का समाज और भारत का संत ये चारों मिलकर पानी का प्रबंधन करते थे और ये सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन था। अब हमारा पानी का प्रबंधन कॉन्ट्रैक्टर करता है, क्योंकि यदि सामुदायिक जल प्रबंधन होगा तो कॉन्ट्रैक्टर की जेब में पैसा नहीं जाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द वायर पे और मेरा नाम है इंद्रशेखर सिंह। दोस्तों, हमारे देश में एक बहुत दुखद घटना हुई है। पानी में फैलते हुए कीटाणु ने लोगों की जान इंदौर में ली और साथ ही साथ हमें और अखबारी खबरें मिल रही हैं कि बेंगलुरु में, भोपाल में, गांधीनगर में भी कुछ ऐसे केसेस पाए जा रहे हैं। सो दोस्तों, ये क्या हो रहा है हमारे देश में? एक तरफ जल जीवन मिशन, जहां जल से लोगों को जीवन मिलता है, वो शुरू है इस अमृत काल में, और दूसरी ओर उसी जल जीवन मिशन और हर घर जल से लोग विष और इन कीटाणुओं को पी रहे हैं और अपने प्रेम बच्चों को, अपने बूढ़ों को, अपने समाज के परिवार वालों को खो रहे हैं। सो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमारे साथ आज शो पे जुड़े हैं राजेंद्र सिंह जी, जो हमें बताएंगे कि असली में हो क्या रहा है। राजेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है द वायर पे। और मेरा जो पहला सवाल आपसे होगा वो ये होगा कि इंदौर में जो घटनाएं हुई, इंदौर, भोपाल, और अब सुनने में ये भी आ रहा है कि बेंगलुरु में कुछ ऐसा हुआ और गांधीनगर में हुआ, इन सारी घटनाओं को देख के आपको कैसा लगता है? देखिए, जो शहरीकरण में जल प्रबंधन हुआ है, ये शहरीकरण के जल प्रबंधन में हमने बहुत सारी गलतियां की हैं और ये जो हमारी डिजाइनिंग है पानी की, ये डिजाइनिंग ओरिजिनली बहुत फॉल्टी है। हम पीने के पानी को और स्वेज की लाइन को कभी कभी एक साथ एक रास्ते से लेके जाते हैं और ये दोनों का लीकेज होने से वो गंदा पानी अच्छे पानी में मिल जाता है और फिर बहुत डायरिया जैसी बहुत सारी बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। ऐसा हम कई बार ऐसा करते हैं कि थोड़ा पैसा बचाने के लिए, थोड़ा जमीन को बचाने के लिए, इस तरह की गलतियां डिजाइन में हम डाल देते हैं और फिर ये आगे चल के बहुत ही घातक होती हैं। अब हमारी सरकारें ऐसा ही गांवों में भी ये जो हर घर में नल और नल में जल, वैसी गलतियां जो शहरों के जल प्रबंधन में, इंदौर में 16 लोगों का मरना और 1400 लोगों का बीमार होना, ऐसी घटना जो शहरों में हो रही हैं, वो अब आगे चल के हर घर में नल और नल में जल, यदि जल आया तो, अभी तो जल आया ही नहीं है, नलों में आया तो ये उससे भी घातक घटनाएं होंगी। तो मेरा देखिए, आपने कहना कहा, ये नहीं है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे रुकूंगा कि आपने कहा कि ये गलती है, एक ये जो गलतियां डाली जाती हैं, आपने 2 बार इस बात को कहा। तो हजारों करोड़ों जा रहे हैं इन नीतियों को बनाने के लिए, कई कई बड़े बड़े विद्वान और विशेषज्ञ आके नीतियों को बनाते हैं। तो फिर ये गलती कैसे, और इसके बारे में थोड़ा सा आप बताना पसंद करेंगे हमें? देखो, गलतियां इंसान कब करता है? जब उसका लोभ और लालच प्रबल हो जाता है, तब वो गलतियां नहीं बल्कि घातक से घातक घटनाओं की अनदेखी कर देता है
और जब वो इन चीजों की अनदेखी करता है तब ऐसा नुकसान होता है कि लोग जो हैं वो फिर उसके शिकार होते हैं। तो ये गलती, अ, मैं यदि एक सही शब्द कहूं तो ये गलती नहीं, ये हमारे भ्रष्टाचार का प्रभाव है। ये जब हम अपने आचरण से हटकर अपनी नीतियों में और अपनी गतियों में अपना जो रास्ता है वो बदल देते हैं अपने लालच के कारण और स्वार्थ के कारण, तब ऐसा होता है। अगर आप सरकारी कार्य की बात करें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी ही अरावली में नए खनन के आदेश दिए थे। और सिर्फ अरावली की बात ही क्यों, अगर हम देख लें इस समय यमुना नदी की दिल्ली में क्या हालत है, डिफोमर्स डाले जा रहे हैं। और अगर आप देश में और कहीं भी से देख रहे हैं, चाहे आप प्रयागराज में होते हुए, इलाहाबाद में होते हुए कुंभ महामाघ मेला में नहा रहे हो, वहाँ के पानी के बारे में देखें, हर कहीं आप पाएंगे कि पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो राजेंद्र सिंह जी, आप कैसे देखते हैं इसको? देखो, यदि अब मैं अरावली की बात करूं तो मुझे यहां ये बताना जरूरी है कि अरावली की माइंस को सुप्रीम कोर्ट 91 से लेकर और वर्ष 2024 तक बराबर रुकवाता रहा। और अचानक एक मुख्य न्यायाधीश जो 2 दिन बाद रिटायर होने वाला था, उसने उसी अरावली को, जिसको 1991 से लेकर और 2024 तक हमेशा संरक्षण दिया, वही सुप्रीम कोर्ट उस अरावली को एक ऐसी डेफिनेशन लेके आया जो 100 मीटर ऊंचे वाली डेफिनेशन थी। ये डेफिनेशन क्यों लेके आया? क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, जो हमारा लेजिस्लेटिव सिस्टम है, इन तीनों सिस्टमों ने शायद एक मिलकर ये निर्णय लिया कि भाई अरावली से लाखों करोड़ कमाया जा सकता है। अरावली जो है एक सोने का अंडा देती है, तो सोने के अंडे को मुर्गी का पेट चीर कर निकाल लें, तो उसमें जो महत्वपूर्ण खनन है, महत्वपूर्ण जो हमारे खाद, जो एक तरह से मिनरल्स हैं, उन मिनरल्स को निकालने के लिए कैसे नए शब्द लेकर आए। माइनिंग भी सस्टेनेबल बना दी उन्होंने। उन्होंने कहा कि हम सस्टेनेबल माइनिंग का प्लान करके इस पूरी अरावली को 100 मीटर ऊंची जो अरावली है उसको अरावली कहेंगे, जबकि 100 मीटर ऊंची अरावली केवल 8.7% ही है अरावली में। तो सारी अरावली को खनन के लिए खोल देने का जो लालच है वो गलती नहीं है, वो लालच है। और उस लालच से प्रभावित होकर हमारे सम्माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसमें एक व्यवस्था दे दी कि इस अरावली को 100 मीटर ऊंची को अरावली मानेंगे और उससे नीचे अरावली नहीं मानेंगे। जबकि हमारी सुप्रीम कोर्ट, सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट, ये जानती थी कि अरावली पर्वत भारत की विरासत है। सबसे प्राचीनतम पुरातन जो हमारी विरासत है वो अरावली है। उस इतनी महत्वपूर्ण अरावली ने भारत को हमेशा रेगिस्तान से बचा के रखा, रेगिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दिया। जी, मैं आपकी बात यहाँ मैं आपको रणजीत सिंह जी, मैं आपको एक बार यहाँ पे रोकूंगा और आपको मैं आपका जो ध्यान है वो मैं जल प्रबंधन पे ले जाना चाहूंगा कि किस प्रकार से, चलिए अरावली की बात तो बिल्कुल हो गई, और अरावली बहुत सारा पानी भी बचाता है राजस्थान के लिए, इस पार भी और उस पार भी। मेरा जो सवाल यह है कि अगर अब हम देश की पाइपलाइन की बात करें तो जल जीवन मिशन, एक तरफ जल जीवन मिशन, एक तरफ हर घर जल मिशन, दूसरी तरफ हर नमामि गंगे मिशन, और इस प्रकार के कई कई सरकारी कार्यक्रम चलते आ रहे हैं। लेकिन पानी की जो स्थिति है भारत में, नीति आयोग खुद ये कह चुका है कि 2030 तक 600 मिलियन भारतवासियों के पास पानी पीने का नहीं होगा। तो क्या आपको लगता है ये स्कीमें जो सरकार लाई है पिछले 10 सालों में किसी प्रकार से पानी को और बचा रहा है कि पानी को और नुकसान रहा है, कि और या तो फिर ये सारी की सारी स्कीमें भ्रष्टाचार को बढ़ा रही हैं, जैसा आपने पहले कहा? देखो, पिछले 11 सालों में
पानी के लिए सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ। लेकिन पिछले 11 सालों में हम भारतीयों के लिए पानी एक मुश्किल की चीज हो गई। तो पानी के नाम पर पैसा खर्च हुआ, लेकिन भारत बेपानी हुआ। भारत को बेपानी होने का जो चक्र है, इस चक्र ने, यदि हम सही में देखें तो इसके अंदर जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार ने एक पानीदार राष्ट्र को बेपानी बनाने का काम किया। और तब किया जबकि पानी के नाम पर हमने सबसे ज्यादा ध्यान दिया, सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने की कोशिशें की। तो ये जो हमारा पानी के काम पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने का काम हुआ, उससे और ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा और हम धरती के पेट को भी खाली करते चले गए और धरती के ऊपर का जो पानी था उसका भी ठीक से प्रबंधन नहीं किया और हमारे देश में बाढ़ और सुखाड़ दोनों बढ़ने लगी। बाढ़ और सुखाड़ को भारतीय शास्त्रों में प्रलय कहा जाता है। पानी की कमी भी और पानी की अधिकता भी दोनों प्रलय होती हैं। तो भारत में अब पानी की प्रलय आ रही है और इस प्रलय का जन्म देने वाला एकमात्र भ्रष्टाचार है। जी, यहाँ से मैं अपने आखिरी सवाल के ऊपर आना चाहूँगा कि जैसा आपने बताया कि भारत के ऊपर ये प्रलय आ रहा है, तो इससे बचने के लिए और जैसे जो इंदौर में जो घटना हुई, इससे बचने के लिए हमें किस प्रकार का नीति परिवर्तन करना पड़ेगा, इस पे थोड़ा आप टिप्पणी करें। देखिए, इंदौर जैसी घटना से बचने के लिए तो हमें, पानी हमारा प्राण है, तो पानी पर पैसा बचाने का काम नहीं करना चाहिए, पानी में भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। इसलिए पानी की, शुद्ध पानी की, पेयजल की जो लाइन है और जो गंदे जल की लाइन है, वो गंदी नदी और नाले में होके नहीं जानी चाहिए। यदि ऐसी लाइनें गंदे नालों में, गंदी नदियों में होके जाएंगी तो ये पानी का जो प्रदूषण है वो बढ़ेगा और लोग ज्यादा बीमार होंगे। और यदि भारत को पानीदार बनना है तो भारत को पानीदार बनाने के लिए भारत में सबसे प्राचीनतम पानी का प्रबंधन का ज्ञान तंत्र रहा है, उसको कहते हैं सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन। भारत का राजा, भारत की प्रजा, भारत का समाज और भारत का संत, ये चारों मिलकर पानी का प्रबंधन करते थे और ये सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन था। अब हमारा पानी का प्रबंधन कॉन्ट्रैक्टर करता है, क्योंकि यदि सामुदायिक जल प्रबंधन होगा तो कॉन्ट्रैक्टर की जेब में पैसा नहीं जाएगा। इसलिए पानी के सारे कामों में अब कॉन्ट्रैक्टर आ गया है और कॉन्ट्रैक्टर लोगों को जिंदा रखना, लोगों को पानी पिलाना उसकी प्रायोरिटी नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर की प्रायोरिटी है उसकी कंपनी को लाभ कमाना। तो जब पानी का काम जीवन के लिए प्राण नहीं रहता, जब पानी का काम केवल लाभ के लिए रहता है, तब फिर पानी में भ्रष्टाचार आता है और फिर कोई भी देश बेपानी होने लगता है। तो हमारे देश को यदि बेपानी होने से बचना है तो भारत में सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन करना होगा। और जब सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन होगा तो फिर इंदौर जैसी घटनाएं नहीं होंगी और फिर भारत का 62% अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट हो गया है, भारत में बाढ़ बढ़ गई है, सुखाड़ बढ़ गया है, ये घटनाएं भी सुनने को नहीं मिलेंगी, ये प्रलय भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा काम करने के लिए हमारे भारतीय समाज को और भारत की सरकार को और भारत के संतों को, वैज्ञानिकों को, साइंटिस्टों को, सबको पानी के प्रबंधन में अपनी हकदारी और जिम्मेदारी, मतलब अपना राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन दोनों को साइमल्टेनियसली, दोनों को बराबरी से निभाना पड़ेगा। जब हम इन दोनों को बराबरी से निभाएंगे तो भारत में भ्रष्टाचार रुकेगा, जल मिलेगा और लोग स्वस्थ जल पीकर स्वस्थ रहेंगे। भारत की छोटी नदियां सूखेंगी नहीं, मरेंगी नहीं। अब हमारे भारत की नदियां सूख रही हैं, मर रही हैं और जब किसी राष्ट्र की नदियां मरती और सूखती हैं तब वहां की सभ्यता और संस्कृति भी मरने लगती है और सूखने लगती है। यदि भारत को अपनी संस्कृति को पानीदार बना के रखना है तो फिर पवित्रता से
रक्षण संरक्षण करना होगा। और भारतीय आस्था में जो हमारा पानी है वो पवित्र प्राण है, इसलिए इस पवित्र प्राण को बचाने के लिए बिजनेस, निजीकरण, व्यापारीकरण, जल का निजीकरण और व्यापारीकरण, इससे मुक्ति देनी होगी। यदि जल को हम निजीकरण कर देंगे, जल का व्यापारीकरण कर देंगे, तो एक बड़ा हिस्सा बेपानी होकर मरेगा, एक बड़ा हिस्सा बीमार पानी पी के बीमार होगा और एक बड़ा हिस्सा बेपानी होकर पलायन करेगा, विस्थापित होगा। यदि भारत को विस्थापन मुक्त, विनाश मुक्त विकास के रास्ते पे जाना है तो जल के रिजुविनेशन के काम में लगना होगा। जल का जो रिजुविनेशन है वो ही हमारे लिए पानीदार बनने का एकमात्र रास्ता है। भारत के 19 जिलों में तरुण भारत संघ ने 23 मरी हुई सूखी नदियों को पानीदार किया, लाखों बेपानी लोगों को पानीदार किया बिना सरकारी मदद के। जी राजेंद्र जी, बिना हम लोग किसी जान रहे हैं सरकार से कि पैसा बिल्कुल लिए। तो आपके यदि बारे तरुण भारत जी, संघ कर सकता है तो सरकार क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल सरकार भी कर सकती है, पर सरकार में तो कॉन्ट्रैक्टर का पेट भरना है, भ्रष्टाचार को सरकार बढ़ाना चाहती है, इसलिए पानी का काम ठेकेदारों को देती है। हमने कभी किसी को ठेका नहीं दिया, हमारे तो लोगों ने पानी का काम किया और जो बेपानी थे वो पानीदार बन गए और जो बंदूक से लूटपाट करते थे वो अपनी बंदूकें छोड़कर किसान बन गए। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि चंबल में जो लोग बंदूकें लिए लूटपाट करते रहते थे वो अपना पानी का खुद प्रबंधन करके डकैती छोड़कर किसानी करने लगे। और ये कोई एक आध नहीं, 6,332 लोगों ने बंदूकें छोड़कर खेती के काम में अपने आप को लगा लिया। और इसके लिए कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी आके वहां काम नहीं किए, खुद इनकी पत्नियों ने पहले अपनी जमीन पर खेती का काम शुरू किया, अपना जी। पानी का प्रबंधन किया और फिर इन्होंने अपने पतियों को तैयार करके अदालत में भेजकर अपने जो मुकदमे थे उनको धीरे धीरे खत्म कराया। देखिए, बहुत ही प्रेरणा वाली कहानी थी ये। और दर्शकों को, आपके लिए भी अगर डाकू ये काम कर सकते हैं तो हम और आप ये काम क्यों नहीं कर सकते हैं। एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ राजेंद्र सिंह जी का द वायर के शो पे आने के लिए। और दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, द वायर आपके लिए और सारी जानकारी और सारी ताज़ी खबर लेके ज़रूर पहुँचेगा। देखते रहिए द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।